आज हम इतिहास के एक ऐसे तूफानी दौर की बात करने वाले हैं जिसने सचमुच दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। ये कहानी है लिबर्टे एगालिते फ्राटर्निटी की, यानी स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की। लेकिन जानते हैं, ये कहानी आतंक और तानाशाही की भी है। हम बात कर रहे हैं फ्रांसीसी क्रांति की, तो चलिए इसकी एक एक परत को खोलते हैं। चलिए सीधे चलते हैं उस दिन पर। कल्पना कीजिए, पेरिस, तारीख है 14 जुलाई 1789। शहर में सुबह से ही एक अजीब सी दहशत है, एक घबराहट। हर तरफ उथल पुथल मची हुई है और हवा में एक अफवाह तैर रही है कि सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का हुक्म दे दिया है। माहौल में तनाव तो पहले से ही था और तभी एक अफवाह बिल्कुल आग की तरह फैल जाती है। सेना आम लोगों पर गोली चलाने वाली है। बस फिर क्या था? इसके जवाब में लगभग 7,000 लोग, मर्द औरतें, सब टाउन हॉल के सामने जमा हो जाते हैं और वो एक फैसला करते हैं अपने खुद की एक जनसेना बनाने का। उनका मकसद सिर्फ एक था, हथियार ढूंढना। और उन सब की नजरें एक ही जगह पर टिकी थीं, बास्तील का किला, जो सिर्फ एक जेल नहीं बल्कि राजा की बेरहम तानाशाही का सबसे बड़ा सिंबल था। और बस यहीं से वो चिंगारी भड़की जिसने पूरे फ्रांस को अपनी आग में लपेट लिया। चलिए अब देखते हैं कि बास्तील के इस पतन ने क्रांति की आग को आखिर कैसे हवा दी। गुस्साई भीड़ ने बस्तील के किले पर धावा बोल दिया। हथियार लूट लिए गए, कमांडर को मार दिया गया। पता है, अंदर सिर्फ 7 ही कैदी थे, लेकिन उनकी आज़ादी एक बहुत बड़ी एक सिंबॉलिक जीत थी। लोगों के दिलों में नफरत इतनी ज्यादा थी कि उस किले को लिटरली ईंट ईंट करके गिरा दिया गया। और सोचिए जरा, उसके पत्थर के टुकड़ों को बाजार में बेचा गया, एक यादगार के तौर पर, तानाशाही के खत्म होने का सबूत बनाकर। पर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, आखिर ऐसी क्या बात हो सकती है कि आम लोग जो बस अपनी रोज की जिंदगी जी रहे थे, अचानक इतने बड़े, इतने हिंसक विद्रोह पर उतर आए? इसी सवाल का जवाब हमें फ्रांसीसी क्रांति के बिल्कुल सेंटर में ले जाएगा। देखिए, क्रांति कोई एक दिन में नहीं होती। ये तो सालों से सुलग रहे बारूद के ढेर में लगी एक चिंगारी जैसी थी। और ये बारूद का ढेर क्या था? ये था प्राचीन राजतंत्र, यानी एंशिएंट रेजीम। क्रांति से पहले का वो फ्रांसीसी समाज जो अंदर ही अंदर खोखला हो चुका था। तो सवाल है कि ये बारूद आखिर था क्या? जैसा कि यहां दिख रहा है, उस वक्त का फ्रांसीसी समाज 3 हिस्सों में, यानी एस्टेट्स में बटा हुआ था। पहले 2 एस्टेट्स, पादरी और कुलीनबर्ग, ये मुट्ठी भर लोग थे जिन्हें सारे ऐशो आराम मिले हुए थे। और सबसे बड़ी बात, कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। जबकि सारा मतलब सारा का सारा बोझ तीसरे एस्टेट पर था, यानी देश की 97% आबादी पर। इसमें किसान थे, मजदूर थे, वकील, व्यापारी, सब थे। और यही वो लोग थे जो देश का पूरा खजाना भर रहे थे। उस दौर की एक नक्काशी इस पूरी सिचुएशन को एक लाइन में बता देती है: कुलीन मकड़ा है और किसान मक्खी। जरा सोचिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये करोड़ों लोगों की रोज की सच्चाई थी। एक ऐसा जाल जिससे निकलना नामुमकिन था। और इस सामाजिक अन्याय की आग में घी डालने का काम किया आर्थिक संकट ने। हुआ ये कि फ्रांस ने अमेरिकी क्रांति में ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिका का साथ दिया, जिसका नतीजा देश पर 10 अरब लीवरे से भी ज्यादा का कर्ज चढ़ गया। कुल मिलाकर लगभग 12 अरब लीवरे का कर्ज। इसका सीधा मतलब यह था कि सरकार दिवालिया होने की कगार पर थी और आम आदमी की थाली से रोटी गायब हो रही थी, क्योंकि कीमतें आसमान छू रही थीं। लेकिन एक बात याद रखिए, कोई भी क्रांति सिर्फ भूख और गुस्से से नहीं होती। उसे एक दिशा चाहिए होती है, नए आइडियाज चाहिए होते हैं। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है दार्शनिकों की, थिंकर्स की। ये एनलाइटनमेंट का दौर था, मतलब प्रबोधन का, जब लोगों की सोच बदल रही थी। जॉन लॉक, रूसो और मॉन्टेस्क्यू जैसे विचारकों ने ऐसे सवाल उठाए जो पहले कोई पूछने की हिम्मत नहीं करता था। जैसे कि क्या राजा सच में भगवान का प्रतिनिधि है, या फिर सरकार तो बस जनता और अपने प्रतिनिधियों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट है? क्या लोगों को जन्म से ही आजादी और संपत्ति जैसे अधिकार नहीं मिलने चाहिए? इन सवालों ने, इन आइडियाज ने लोगों को यह यकीन दिलाया कि मौजूदा सिस्टम को बदला जा सकता है। इसने राजशाही की जड़ें ही हिलाकर रख दी। और इन्हीं नए विचारों से हिम्मत लेकर तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधियों ने एक बहुत बड़ा और बहुत ही साहसी कदम उठाया। जब राजा ने उनकी बातें सुनने से इनकार कर दिया, तो वो सब पास के एक टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हो गए और वहां उन्होंने खुद को ही देश की नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। उन्होंने कसम खाई कि जब तक फ्रांस के लिए एक नया संविधान नहीं बन जाता, वो वहां से 1 इंच भी नहीं हिलेंगे। ये राजा के खिलाफ पहली खुली बगावत थी। तो
टेनिस कोर्ट की इस शपथ और बास्तिल के पतन के बाद क्रांति ने एक बहुत तेज और सच कहें तो एक हिंसक मोड़ ले लिया। ये वो दौर था जब बड़े बड़े आदर्शों का सामना बेहद क्रूर हकीकतों से होने वाला था। इसके बाद तो घटनाएं जैसे बिजली की रफ्तार से हुईं। 1791 में फ्रांस एक संवैधानिक राजतंत्र बना, मतलब राजा की शक्तियां बहुत कम कर दी गईं। लेकिन लोगों का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। 1793 में राजा लुई 16वें को ही देशद्रोह के जुर्म में गिलोटीन पर चढ़ा दिया गया और इसके ठीक बाद शुरू हुआ आतंक का राज, रेन ऑफ टेरर, जिसका अंत भी इसके लीडर रॉबस्पियर की ही मौत से हुआ। लेकिन जानते हैं, इसी उथल-पुथल के बीच से एक ऐसा दस्तावेज निकला जिसने आने वाली दुनिया की शक्ल ही बदल दी। इसका नाम था पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र। इसने साफ साफ ऐलान किया कि अधिकार, राइट्स, किसी राजा या चर्च की देन नहीं है, बल्कि हर इंसान जन्म से ही आजाद है और बराबर है। कानून सबके लिए एक होगा। सोचिए, उस जमाने में ये कितनी क्रांतिकारी सोच थी। पर एक सवाल था, आखिर स्वतंत्रता का मतलब क्या है? और इस पर क्रांतिकारियों में ही जबरदस्त मतभेद था। एक तरफ कैमिल डेस्मोलिन्स जैसे लोग थे जो कहते थे स्वतंत्रता सुख है, तर्क है, समानता है, न्याय है। वहीं दूसरी तरफ थे मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर, जिनका मानना था कि लोकतंत्र को बचाने के लिए, तानाशाही को खत्म करने के लिए आतंक यानी फौरन सख्त और अटल न्याय जरूरी है। विचारों की यही लड़ाई आतंक के राज की वजह बनी, जिसमें हजारों लोगों को क्रांति का दुश्मन मानकर मार डाला गया। उस दौर में ज्यादातर लोग पढ़ लिख नहीं सकते थे, तो क्रांतिकारियों ने अपने आइडियाज को सिंबल्स के जरिए लोगों तक पहुंचाया। जैसे टूटी हुई जंजीर, ये गुलामी से आजादी का प्रतीक थी। लाल फ्रेजियन टोपी, इसे गुलाम आजाद होने पर पहनते थे। नीला, सफेद और लाल, ये फ्रांस के राष्ट्रीय रंग बन गए और पंखों वाली महिला को कानून का रूप दिया गया। खैर, आतंक के राज के खत्म होने के बाद क्रांति एक नए मोड़ पर आके खड़ी हो गई। तो चलिए अब आखिर में ये देखते हैं कि इसका अंजाम क्या हुआ और इसने दुनिया के लिए कैसी विरासत छोड़ी। तो रॉबस्पियर की सरकार गिरने के बाद फ्रांस में एक डायरेक्टरी का शासन आया, लेकिन ये सरकार बहुत कमजोर थी और देश में बहुत अस्थिरता थी। और इसी पॉलिटिकल वैक्यूम का फायदा एक नौजवान एम्बिशियस मिलिट्री जनरल ने उठाया। उसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट, जिसने इस मौके का फायदा उठाया और 1804 में खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। लेकिन नेपोलियन जैसा तानाशाह भी क्रांति से निकले विचारों को पूरी तरह मिटा नहीं सका। फ्रांस से सामंतवाद और राजशाही का हमेशा के लिए अंत हो गया और स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का नारा वो सिर्फ फ्रांस का नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया में जहां भी आजादी और बराबरी के लिए लड़ाई लड़ी गई, ये उसका नारा बन गया। और इन विचारों की गूंज भारत तक भी पहुंची। टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन रॉय जैसे लोगों ने भी फ्रांस की क्रांति से निकले इन विचारों से प्रेरणा ली। इससे यह साफ हो जाता है कि यह सिर्फ एक देश या एक महाद्वीप की घटना नहीं थी, ये एक ग्लोबल इवेंट था। तो आखिर में सवाल यही बचता है, जिस क्रांति ने हमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया, उसी क्रांति ने आतंक का राज और फिर एक तानाशाह को भी जन्म दिया। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि स्वतंत्रता की असली कीमत क्या है। क्या आज़ादी की हमेशा कोई ना कोई कीमत चुकानी ही पड़ती है? और अगर हाँ, तो वो कीमत क्या हो सकती है?